हेलो एवरीवन। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर संबंधित प्रश्न हैं। आप सभी यहाँ पर आपको टारगेट दिया गया था, तो आप सभी अब तक रिवीजन कर चुके होंगे। तो आज अपने मूल्यांकन करने का दिन है, जहाँ पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर जांचेंगे। एट द लास्ट, जैसा कि आप करते हैं, वीडियो के लास्ट में अपना सभी लोग को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कितने राइट, रॉन्ग और स्किप किए हैं उसको वहाँ पर सबमिट करना है। वीडियो को शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों करते रहना है और रेगुलर यहाँ पर वीडियोस को देखिए ज़रूर, अपना रिवीजन ज़रूर रेगुलर रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा, अपनी कमियों को जानना और उसमें सुधार करना, इस एग्ज़ाम के लिए लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना सबसे अच्छे पहलुओं का और सबसे अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी है। तो आई होप यहाँ पर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार वीडियोज़ को देख रहे हैं और अपना लगातार इसमें सुधार भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न लेते हैं। वपनी यानी कैनिंग क्या है? बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका, फलों की एक बीमारी, वातानुकूलित कमरों में फल या कोई नहीं। तो वपनी क्या है, कैनिंग क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। 10 सेकेंड है आप सभी के पास अपने अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, तो जल्दी से बताएंगे। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जिनका हम कहते हैं कि निर्माण इत्यादि करते हैं, उसके बाद खाद्य संस्करण उद्योग को लेकर वहाँ पर इसमें कार्य किया जाता है। तो वपनीय क्या है, वो किस तरीके के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे सभी लोग क्वेश्चन का। पहले का आंसर यहाँ पर ए है, बंद डिब्बों में फल का संरक्षण के लिए हम यहाँ पर वपनी यानी कैनिंग इसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको इसको वपनिंग या कैनिंग शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसका क्या मतलब हुआ कि बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका। तो सभी लोग पहले का यहाँ पर ए टिक कर लीजिए। अगर आपका गलत हुआ है तो आप यहाँ पर इसे सुधार कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कौन परिसंरक्षण प्रिजर्वेशन के काम में नहीं आता है? ए एसिटिक अम्ल, बी सोडियम बेंजोएट, सी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दूसरे का बताइए ABCD में से राइट आंसर क्या है? प्रिजर्वेशन में यहाँ पर हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आंसर यहाँ पे मिलान कर लीजिए सभी लोग। दूसरे का आंसर है डी, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग प्रिजर्वेशन के दृष्टिकोण से नहीं करते हैं। दूसरे का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 3, पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम, वानस्पतिक कलिका, पत्तियां या फूल? पत्ता गोभी का कौन सा पार्ट यहाँ पर खाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ABCD में से राइट आंसर क्या है? पुष्पक्रम, वानस्पतिक कलिका, पत्तियां या फूल? इसीलिए थोड़ा सा साइंटिफिक क्वेश्चन भी है, चलिए फिर भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर बी है, वानस्पतिक कलिका। क्या होता है? पत्ता गोभी का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? वानस्पतिक कलिका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960-61, 64-65, 67-68, 69-69? तो बताइए ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत भारत में कब हुई? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका सी। आई होप यहाँ पर किसी ने गलत नहीं किया होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन को आप कई बार पढ़ते हैं, इसका आंसर आपका 1967-68 में किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्षारीय मृदाओं में सुधार के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? जिप्सम, गंधक, पाइराइट, चूना पत्थर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्षारीय मृदाओं में सुधार के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? जिप्सम, गंधक, पाइराइट, चूना पत्थर? जब हम मृदा की स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत यहाँ पर हम मिट्टी में सुधार के लिए व्यवस्था करते हैं, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको बताइए क्षारीय मृदा में सुधार के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, जिप्सम। किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान रखिएगा, क्षारीय मृदा में सुधार के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो 5 का सभी लोग ए टिक करेंगे। गलत हुआ है तो सुधार करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। कौन मृदा सुधारक होता है? कौन मृदा सुधारक होता है? अमोनियम सल्फेट, रॉक सल्फेट, जिप्सम, DAP? तो यदि आपको मृदा जैसे कि किसी की किसानों की जो भूमि है उसमें मृदा के सुधार के लिए यदि आपको सजेशन करना हो, मिट्टी में किसी प्रकार की समस्या है, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं?
कौन एक मृदा सुधारक है, मृदा को बेहतर बनाने का तरीका है, कौन सी चीज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है। चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका सी, जिप्सम। किसका प्रयोग करते हैं हम, जिप्सम। अभी हमने इसके पहले भी वाले प्रश्न में देखा। तो मृदा जो क्षारीय मृदा होती है उसमें सुधार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। कोयम्बटूर, राजमुंदरी, शिमला, कटक। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है। कोयम्बटूर, राजमुंदरी, शिमला, कटक। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। चलो मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए। 7 का आंसर है बी, राजमुंदरी। ठीक है, तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर आपका कहाँ स्थित है, राजमुंदरी में। 7 का आंसर है। जितने लोगों ने यहाँ पे बी टिक किया है सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, टिटेनी-फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस, गोबर की खाद। तो काली मिट्टी काली क्यों होती, काला जो कलर है, ब्लैक कलर है, वो किस कारण से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए। 8 का आंसर है आपका सी, टिटेनी-फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण यहाँ पर आपका काली मिट्टी का कलर आपका कैसा होता है, काला होता है। 8 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। खादर, बांगर, भावर, रे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। खादर, बांगर, भावर, रे। ABCD में इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे आपको मूलतः देखा जाए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने इसमें हर तरह के क्वेश्चन रखे हैं। इकोनॉमिकल भी हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक भी हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल भी हैं। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि एग्रीकल्चर से इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, कई बार कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी का है किसका है। लेकिन एग्रीकल्चर एक टॉपिक, एक विषय वस्तु के रूप में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अलग अलग को जोड़कर पूछते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन इसको समाहित करके बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर सभी को पता है, पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी है यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं। 9 का है आपका बी, बांगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है। फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, एक्टिनोमाइसिस। गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है। फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, एक्टिनोमाइसिस। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग यहाँ पर देखिए आंसर, यदि आपका ए है तो सही है। फफूंदी के कारण। कौन सा होगा, गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है, आपका फफूंदी के कारण होता है। सभी लोग मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, मिर्च में चरचराहट, चिली ग्राइड का क्या कारण है। कैप्सिकिन, कैप्सिन, ऑक्सलेट, कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं, मिर्च में जो चरचराहट क्या या चिली ग्रेड की स्थिति आती है वो किसके कारण होती है। कैप्सिकिन के कारण, सॉरी कैप्सेसिन कारण, कैप्सिन के कारण, ऑक्सलेट कारण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका ए, किसके कारण होता है, कैप्सिकिन के कारण होता है। मिर्च में चरचराहट की स्थिति कैप्सिकिन के कारण। 11 का आंसर है आपका ए। 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। 1980, 1981, 1982, 1983। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है। जल्दी से ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर अभी लोग यहाँ पर टिक करेंगे। 12 का आंसर है आपका सी, 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपकी, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की। चावल, गेहूं, दलहन, जूट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की। ABCD में इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो हमने यहाँ पर उत्पादन किया है, सर्वाधिक जो प्रगति हुई है वो किसमें हुई है, गेहूं में हुई है। तो आपका 13 नंबर का आंसर है यहाँ पर बी है, गेहूं। सभी लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14,
भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? बी.एल. चोपड़ा, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, अमृता पटेल। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। ABCD में इसके राइट आंसर क्या है? सभी को पता है मुझे, ये आंसर कोई गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर चलिए फटाफट दीजिए। चलिए मिलान कर लेंगे। यहाँ पर आपका कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, सबको पता है। यहाँ पर जो हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? 14 नंबर का आंसर है आपका बी, राइट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 15, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। ABCD में से राइट आंसर बताइए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चलिए मिलान करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको सबको पता है क्या है? जम्मू कश्मीर में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। तो 15 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 16, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? एजेटोबैक्टर, एनारोबिक, राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम। ABCD में से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करिए। आसान सा प्रश्न था, सभी को पता होगा। राइजोबियम होता है दलहनी फलों की जीवाणु। कौन सा होता है? कौन सा जीवाणु होता है? दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु निवास करता है। तो 16 का आंसर है आपका राइजोबियम, यानी कि सी सभी लोग यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, वनों का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। ABCD में से राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। चलिए मिलान करेंगे। 17 का आंसर है आपका डी, वनों का। तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम यहाँ पर? आपको वनों का। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिलान करें सभी लोग। यहाँ पर आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है भारत में, जलोढ़ मिट्टी। तो आंसर लगाइएगा डी, आंसर सबका सही हो जाना चाहिए। आंसर है 18 का डी। 19 देखते हैं। कपास अनुसंधान संस्थान ICAR किरकोट कहाँ स्थित है? नागपुर, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद। ABCD में से राइट आंसर बताइए। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 19 का ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? मिलान करिए सभी लोग। कपास अनुसंधान संस्थान आपका है मुंबई में। यहाँ पर कपास अनुसंधान संस्थान है आपका। 19 का आंसर है मुंबई, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। सभी लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, जस्ता की कमी। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस कारण से होता है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। जस्ता की कमी कारण होता है। ठीक है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी कारण होता है। 20 का आंसर है आपका डी। सभी लोग मिलान कर लीजिए। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता कमी, यानी कि डी है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बटूर, वालसाद। सेंट्रल शुगर क्रेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करिए क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सभी लोग मिलान करेंगे। 21 का आंसर है आपका सी। क्या है? कोयम्बटूर। तो सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का आंसर है कोयम्बटूर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसे मानव उत्पाद धान्य अन्न कहा जाता है? मैन मेड सीरियल्स किसे कहा जाता है? धान, गेहूं, ट्रिटिकल्स, ज्वार। धान, गेहूं, ट्रिटिकल्स, ज्वार किसे कहा जाता है मानव उत्पाद धान्य अन्न? 22 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर।
चलिए मिलान करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका इसमें सी है, ट्रिटिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सी खरीफ की फसल है? जौ, मसूर, सरसों, बाजरा। कौन सी खरीफ की फसल है? जौ, मसूर, सरसों, बाजरा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर है डी है। क्या है यहाँ पर? डी इसका राइट आंसर है, बाजरा। ठीक है, 23 का आंसर है आपका डी यानी कि बाजरा। क्वेश्चन नंबर 24। हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? गेहूं, धान, मक्का, तिलहन। ABCD में इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? सबको पता है, जल्दी से यहाँ पर टिक करेंगे। हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल की हुई है? क्वेश्चन नंबर 24। चलिए मिलान करेंगे। यहाँ पे आसान है क्वेश्चन, यहाँ पर गेहूं है, सबको पता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन हुआ गेहूं का। 24 का आप टिक करेंगे ए। 25 देखते हैं। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? खादर, बांगर, भावर, रे। क्वेश्चन नंबर 25। नूतन जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलुवियल सॉइल किस नाम से जानी जाती है? आसान सा प्रश्न है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25। खादर, बांगर, भावर, रे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पर सबको पता है, आपका आंसर है खादर है। नूतन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर। पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर। क्वेश्चन नंबर 26। किस मिट्टी का स्थानिक नाम रेगुर है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ पर किस मिट्टी को हम रेगुर कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी यहाँ पर जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 27। कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है आपका बी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 28। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोटीन किसमें पाई जाती है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चेक कीजिए यहाँ पर सभी लोग। सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे सही आंसर है आपका, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो सोयाबीन में। 28 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 29। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, क्लोरोप्लास्ट, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। जल्दी से बताइए यहाँ पर दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य या पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? क्वेश्चन नंबर 29। चलिए यहाँ पर टिक करिए। डी है आपका लेगहीमोग्लोबिन। ठीक है, तो लेगहीमोग्लोबिन आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, जो आपका इसके लिए सहायक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन। बोरलाग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? भौतिक, चिकित्सा, रसायन, कृषि। क्वेश्चन नंबर 30 आसान है, जल्दी से बता देंगे सभी लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30। बोरलाग पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर यहाँ पर टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका आसान है, आपका आंसर है आपका कृषि। तो बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। 30 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 31। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? काली, लाल, जलोढ़ या लेटराइट।
किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर नदियों के आसपास रहते हैं यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा सिंचाई की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, एस्टिक, टार्ट्रिक, लैक्टिक। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। आसान है, जल्दी सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। आंसर है आपका यहाँ पर 32 का आंसर है आपका सी, टार्ट्रिकम। जैसा आप सबको पता है अंगूर में कौन सा पाया जाता है अम्ल? 32 का आंसर है अंगूर में पाया जाने अम्ल आपका है टार्ट्रिकम। क्वेश्चन नंबर 33, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, वनों का। क्वेश्चन नंबर 33, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जल्दी से बताएं। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत हम किसका प्रयोग करते हैं, अध्ययन करते हैं? फल, फूल, साग सब्जी या वन? मिलान करेंगे सभी लोग। यहाँ पे आंसर है आपका सी, साग सब्जियों का। तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत हम देखते हैं। क्वेश्चन 33 का आंसर मिलान करिए सी। क्वेश्चन 34, दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक कम क्यों दिया जाता है? पहला, क्योंकि ये नाइट्रोजन का कम प्रयोग करती हैं। बी, क्योंकि इनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन मृदा में होता है। सी, क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण लेती हैं। डी, उपरोक्त कोई नहीं। तो दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक क्यों कम दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बताएं। देखिए यहाँ पे आसान है, आंसर है आपका सी, क्योंकि दलहनी फसलों में स्वयं की जो जड़ें हैं इनकी वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं, इसलिए इन्हें हम नाइट्रोजन कम दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 35, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर, पोरोमीटर, क्लिनोस्टेट, ऑक्सेनोमीटर। पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर, पोरोमीटर, क्लिनोस्टेट या ऑक्सेनोमीटर। 35 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन 35 का आंसर दीजिए। बाकी लोग यहाँ पे अपना आंसर सबमिट करेंगे। क्वेश्चन 35 का आंसर है आपका डी। किसका प्रयोग करते हैं हम? ऑक्सेनोमीटर का, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संगठन के प्रकार और सूची 2 में महत्वपूर्ण लक्षण दिए गए हैं, जैसे एकल व्यापारी वालों की बड़ी संख्या, जोखिम उठाने, साझेदारी, कमजोर वर्गों की उन्नति, सहकारिताएं, संविदात्मक संबंध, सार्वजनिक सीमित कंपनी, असीमित दायित्व। ऑप्शन देखिए, कूट कहता है पहला है 1 2 3 4, बी है 4 3 2 1, सी है 4 2 3 1, डी है 1 3 2 1। तो बताइए यहाँ पर 1 3 2 4 होगा इसमें, ठीक है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए हम मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आंसर है सार्वजनिक सीमित कंपनियों के बारे में। यहाँ पर पहला जो आंसर आपका है, जैसे आपको इसमें बोला गया है, जोखिम उठाना। सहकारिताएं जो होती हैं, जो कमज़ोर वर्गों के जो होते हैं, छोटे छोटे किसान या व्यापारी जो भी हैं वो आपस में मिलकर बनाते हैं, जो कमज़ोर वर्ग की उन्नति के लिए है। साझेदारी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि संविदात्मक संबंध है। और एकल व्यापारी जो होते हैं उनको सबसे अकेले ही सारी यहाँ पर चीज़ों को देखना पड़ता है, इसलिए आपको असीमित दायित्व। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है आपका बी 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 37,
सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। केंद्र दिए हैं, उद्योग दिए हैं, आंवला, पॉलीफाइबर, मोदीनगर, उर्वरक, बाराबंकी, रबर, कानपुर, विस्फोट। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 1 2 3 4, बी है 2 2 या 2 3 4 1, तीसरा है 3 2 4 1, 3 4 2 1। इसे हम सही कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर होगा 2, ये 3 है और ये आपका 4 और 3 है, 4 3 2 1, और लास्ट में है भी 4 3 2 1 है। तो यहाँ पर आई थिंक कंफ्यूज किया गया है, इसे हम इसे कर देते हैं 3 4 2 1। तो यहाँ पे चलिए मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? चलो मिलान करेंगे। यहाँ पर आपका आंसर इसमें से है बी है, ठीक है। कौन सा है? बी है 2 3 4 1। तो आंवला में देखिए, यहाँ पर पहला आपका है उर्वरक, मोदीनगर में देखिए यहाँ पर क्या है? रबर, उसके बाद बाराबंकी है विस्फोट, कानपुर है पॉलीफाइबर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 38, कंपनी के तुलन पत्र से पहला, कंपनी की लाभप्रदता की सीमा को आंकना संभव है। बी, कंपनी की लाभप्रदता और आकार का निर्धारण करना संभव है। सी, कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को बताना संभव है। डी, कंपनी की परिसंपत्तियों, ऋणों और मार्केट शेयर को बताना संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। ABCD में से राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, ABCD से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है आपका सी, कंपनी की परिसंपत्तियों, देयताओं के आकार, संगठन को बताना आपको संभव है। किससे? कंपनी के तुलन पत्र से। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है। दूसरा, भारतीय परियोजना उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन है। तीसरा, भारतीय निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड का उद्देश्य विभिन्न निर्यात माल के गुणवत्ता नियंत्रण और लादान पूर्व अनिवार्य निरीक्षण को लागू करना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक। बी है 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है केवल 3। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। ABCD में से राइट आंसर क्या है? मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है आपका बी। पहला और दूसरा इसमें से सही है, बाकी तीसरा यहाँ पर आपको गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। सभी लोग यहाँ पर 39 का आंसर टिक करेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 40, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजिलों की सुविधा, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला है केवल 1, दूसरा है 2 और 3, सी है कि 1 और 3, डी है 1 2 3। तो विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को यहाँ पर बताइए कौन कौन से किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका आंसर है डी, ठीक है। तो आपका तीनों ही यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 41, उद्योग बंधु है एक, क्या है? श्रमिक आपूर्ति एजेंसी, बी, रोगण उद्योग पुनर्वास एजेंसी, सी, औद्योगिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी, डी, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एजेंसी। तो उद्योग बंधु के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए, कौन सा सही है? ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है? 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए।
आंसर टिक करिए। 41 का आंसर है आपका डी। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई? ए सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के लिए, बी बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के लिए, सी महिला उद्यमियों के लिए, डी कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले कृषकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग टिक करिएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है यहाँ पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए यहाँ पर उद्यमी हेल्पलाइन को स्थापित किया गया है। 42 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 43। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? कोयला, विद्युत उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, इस्पात उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में यहाँ पे शामिल किया गया है। विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दिया गया। 43 का आंसर आपका है बी है। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला कृषि वानिकी और मत्स्यिकी, दूसरा विनिर्माण, तीसरा व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, चौथा वित्त पोषण, बीमा, भूमि, भवन, व्यवसाय सेवाएं। इन क्षेत्रों का साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का अंशदान का घटता क्रम बताइए। ये बहुत पुराना एक क्वेश्चन है, सन 2000-2001 का। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी आप अगर अभी भी देखेंगे तो इनका जो क्रम है कुछ वैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। 3124, 1324, 3412, डी है 1324। तो बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था में इन चारों में से सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, उससे कम किसका है और सबसे कम किसका है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए साधन लागत पर बोला गया है, जो कि आपकी लागत आती है उस आधार पर यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान कैसा है। क्योंकि ये 2000-2001 के हिसाब से पूछा गया है, तो यहाँ पे जिसका जो राइट आंसर है वो 1342 है। क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी 1324 है। ठीक है, यहाँ पर कृषि, उसके बाद आपका वित्त व्यापार, होटल, परिवहन, उसके बाद विनिर्माण और सबसे बाद में इसका वित्त पोषण, बीमा, भूमि, भवन, व्यवसाय। तो यहाँ पर इनका अंशदान में सबसे घटता हुआ क्रम ये स्थिति दिखाता है, जो साधन लागत के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति को दिखाता है। लेकिन वर्तमान समय की स्थितियाँ देखें तो यहाँ पर आपको सेवा सेक्टर का, जिसमें हम तीसरा और चौथा शामिल करते हैं, सबसे ज़्यादा योगदान आपका जीडीपी में होता है। उसके बाद आपका विनिर्माण का है, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और सबसे लास्ट में किसका होता है, आपका कृषि का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है यहाँ पर हमने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? पहला सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन का प्रावधान करने हेतु, बी सामाजिक सुरक्षा हेतु, सी ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु, या डी उद्योगों की पुनः संरचना और आधुनिकीकरण हेतु। तो राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन किस उद्देश्य से किया गया? क्वेश्चन नंबर 49 एबीसीडी में से इसका राइट आंसर बताइए। चलिए आंसर टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 46। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया, गांधीनगर, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। गांधीनगर, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु में कहाँ स्थापित किया गया? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है?
चलिए टिक कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पे गांधीनगर में है आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया है, 46 का आंसर दीजिए सभी लोगों का। यहाँ पर टिक करेंगे, ए है। आज का अंतिम प्रश्न आपका, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यातायात, पर्यटन, तकनीकी सेवा, दूरसंचार। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यातायात, पर्यटन, तकनीकी शिक्षा, दूरसंचार। 47 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पे आपका आंसर है डी। कौन सा है? दूरसंचार। 47 का आंसर है यहाँ पर डी। चलिए तो यहाँ पर आज का अपना सेशन हो गया समाप्त। अब आप देखिए आज अपने सभी लोग यहाँ पर अब सबमिट करिए, किसके कितने यहाँ पे राइट हुए हैं, कितने यहाँ पर आपके रॉन्ग हुए हैं, कितने आपने स्किप किए हैं। इसके बाद आपको जो काम किया, डेली मैं बोलता हूँ कि क्या करना है। डेली यहाँ पर रिवीजन करने के बाद यदि आपको यहाँ पर क्या करना है, एक काम रिवीजन का काम करना है। घर पे जाते ही यहाँ पे इस टॉपिक का एक बार और रिवीजन कर लेना है। संडे टू संडे भी बैठ के यहाँ पे क्या करना है, वीकेंड खत्म होता है, वीकेंड में आपको एक बार पूरे टॉपिक का, इकोनॉमी का पूरा रिवीजन कर लीजिए। और अगले वीक से फिर हम नए टॉपिक को लेकर यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन एक टॉपिक, एक क्वेश्चन सेशन आपका और होगा, जो आपका कल यहाँ पर दिया जाएगा, जो अवसंरचना और मानव विकास संसाधन से रहेगा। तो बाकी यहाँ पर कल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सभी लोग यहाँ पर मार्केट टिक कर लीजिएगा, डी है। थैंक यू सो मच। फिर आज के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लास्ट टॉपिक के साथ, और बाकी आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।